शादी से घर की रौनक ही कुछ और हो जाती है। कल तक इस घर में मात्र हम 3 प्राणी थे, मैं, नीरज और हर्ष। नीरज व हर्ष के ऑफिस चले जाने के बाद घर मुझे काट खाने को दौड़ता था, समय काटे नहीं कटता था। और अब 4 दिनों से हालत यह है कि मुझे घड़ी की तरफ आंख उठाने का मौका भी नहीं मिल रहा है। इकलौते बेटे की शादी में माँ को सांस लेने की फुर्सत मिले भी तो कैसे। कल से मेहमान एक एक कर रवाना होने शुरू हो जाएंगे और 2 ही दिनों में घर पुनः खाली हो जाएगा। लेकिन मुझे अब खालीपन कभी नहीं घेरेगा। घर में नववधु जो आ गई है, उसके संग बातें करते, काम करते अब तो मेरा समय मजे से कटेगा। एक तरफ घर में नववधु के आने का एहसास मुझे गुदगुदा रहा था, तो दूसरी ओर कुछ चिंताएं भी घेर रही थी। अपने बेटे हर्ष के प्रति जितना मेरा झुकाव है, उतना ही उसका भी मेरे प्रति लगाव है। मम्मा मम्मा करते जुबान नहीं थकती उसकी। घर में जितने सदस्य हैं उतने ही नौकर हैं, फिर भी अपने हाथों से उसके सभी काम करने से ही मुझे संतुष्टि मिलती है। जब माँ बेटी का यह आपसी लाड़ प्यार नई बहू मेघा को भी उसी तरह खटकने न लग जाए जिस तरह मुझे नीरज और उसकी माँ का लाड़ प्यार खटकने लगा था। कहाँ तो मैं सोच रही थी कि शादी की थकान के कारण पलंग पर लेटते ही नींद की आगोश में समा जाऊंगी, लेकिन यहाँ तो स्मृतियों के ताने बाने ने मेरी नींद को कहीं दूर पटक दिया था। पास ही खराटे भरते नीरज को देखकर मुझे ईर्ष्या हो रही थी। पुरुष गृहस्थी में रहते हुए भी कितना निर्लिप्त जीवन जी सकता है। ना किसी को कोई अतिरिक्त मोह, ना भावनाओं से कोई अतिरिक्त ज्वार। दुनिया भर की संवेदनाएं तो मानो स्त्रियों के लिए ही बनी है, जिसके दुख में भी आंखें बरस पड़ती हैं और खुशी में भी। जनवरी की सर्द रात अपने पूरे यौवन पर थी। 4 दिन शादी की गहमा गहमी में मैं इस ठंड को महसूस ही नहीं कर सकी। आज काम से कुछ राहत मिली तो सर्दी की तीव्रता का एहसास हुआ। मैं कंबल में और अंदर दुबक गई, लेकिन कंबल में दुबकने से भी इंसान स्मृतियों के शिकंजे से तो मुक्त नहीं हो सकता। विगत का एक एक दृश्य मेरी आंखों के सामने ऐसे घूम रहा था मानो कल ही की घटना हो। तुम्हें तो हर काम माँ जी से पूछकर या बताकर करने की आदत हो गई है। मामाज बॉय, मामाज बॉय, मामाज बॉय। मेरे कमरे के बाहर से गुजरती माँ जी के कानों में ये शब्द हथौड़े की भांति गूंजे। नीरज उनका इकलौता लाडला बेटा है, जिसकी बलाइयां लेते हुए थकती नहीं थी। बेटे को पालने में उन्होंने अपना पूरा ममत्व उड़ेल कर रख दिया था। नीरज ने भी उन्हें निराश नहीं किया था। माँ के सब अरमान पूरे करना वे अपना पहला कर्तव्य समझते थे। अपनी बहू यानी मुझसे भी माँ जी को कोई शिकायत न थी। दरअसल बेटे से उनका जुड़ाव इतना गहरा था कि उससे जुड़ी हर चीज उन्हें प्रिय थी, फिर चाहे वह सजीव हो या निर्जीव। इसलिए नीरज का रुमाल भी उन्हें उतना ही प्रिय था जितना कि उसका बेटा या बीवी। लेकिन यही माँ जी से भूल हो गई। वे भूल गई कि बीवी में संवेदनाएं होती हैं, वह रुमाल की तरह भाव शून्य नहीं होती। अपने अंध मोह में उन्होंने कभी यह जानने की चेष्टा ही नहीं की कि मैं उनके इस पुत्र मोह को पसंद करती हूँ या नहीं। इसलिए उस दिन मेरा नीरज को मामाज बॉय कहकर संबोधित करना उन्हें गहरा मानसिक आघात पहुंचा गया। लेकिन उससे भी अधिक आश्चर्य हुआ था उन्हें नीरज की प्रतिक्रिया सुनकर। कम ऑन नीरा डार्लिंग, मेरे लिए तुम भी उतने ही महत्वपूर्ण हो जितने की माँ। पर क्या करूं डियर, तुम्हारी बात मानता हूं तो जोरू का गुलाम कहलाऊंगा, और माँ की मानता हूं तो मामाज बॉय। अपनी जिंदगी तो भैया अब ऐसे त्रिशंकु की तरह लटकते हुए गुजर जाएगी। और एक कह कहा लगाते हुए भी ऑफिस निकल गई थी। लेकिन माँ जी तो गहरी सोच में डूब गई थी। इतने बड़े आक्षेप को इतने हल्के से ले रहा है उनका बेटा, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। उन्हें भी हर बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देने की आदत है। नीरज भला क्या खाक माँ की मानता है। उसके बाप तो पूरे श्रवण कुमार थे। अपनी माँ यानी मेरी सास के सामने आंख ऊपर तक नहीं करते थे। रात को 2 घंटे नियम से माँ के पांव दबाते थे। घर में सास का हुक्म पत्थर की लकीर होता था। वे बेचारी दबी जुबान से कभी पति को कुछ कहती तो वे भी उनकी बात इसी तरह मजाक में उड़ा देते जैसे आज नीरज ने उड़ाई है। यदि उनके कारण नीरज की हालत त्रिशंकु की तरह हो गई
तो ठीक है। वे अब से उसे कोई अपेक्षा नहीं रखेंगी, उससे एक दूरी बनाकर रखेंगी ताकि उस बेचारे को बहू के ताने न झेलने पड़े। उस दिन के बाद से माँ जी ने अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया था। बापूजी के 3 बंदरों को उन्होंने स्वयं में आत्मसात कर लिया था। ना कुछ बोलना, ना कुछ सुनना और ना कुछ देखना। एक दिन मैं और नीरज किसी रिश्तेदार की शादी में जाने के लिए घर से निकल रहे थे। माँ जी ने पहले ही तबीयत ठीक न होने का बहाना कर साथ चलने से इनकार कर दिया था। पिताजी शादी समारोह से वैसे ही दूर रहते थे। मैं अपने मेकअप को अंतिम टच दे रही थी कि नीरज की आवाज सुनाई दी। वे माँ जी से पूछ रहे थे कि शादी में कितने रुपए लगाने हैं। माँ जी ने तमक कर जवाब दिया था, इतनी छोटी छोटी बातें मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हें और नीरा को उचित लगे वैसा कर लिया करो। माँ का यह रूप नीरज के लिए सर्वथा नया था। वे अचकचाकर वहां से हट गए। समाचार देखते पिताजी ने भी एक क्षण को नजरें उठाकर माँ की ओर ताका और फिर जाने क्या सोचकर पुनः टीवी देखने लगे। लेकिन मुझे लग गया कि हो ना हो माँ जी ने उस दिन का हमारा वार्तालाप सुन लिया है और अब वे चोट खाई सरपिणी की तरह बदला लेने पर उतारू हैं। एक बार की तो मैं डर गई, लेकिन फिर सोचा अच्छा ही है कि चोट खाकर माँ जी अपने केंचुल में सिमट रही हैं। मैं क्यों उनकी परवाह करूं? मैंने कुछ गलत थोड़ी ही कहा था। उसके बाद भी कुछ मौके ऐसे आए जब नीरज ने माँ जी से कुछ पूछना चाहा और माँ जी ने उन्हें झिड़क दिया। तब से नीरज माँ जी से कतराने लगे और हर बात में मुझसे सलाह मशवरा करने लगे। शायद मेरा अहम यही चाह रहा था, लेकिन बेटे पर अपना एकाधिकार खंडित होते देख माँ जी कुंठित रहने लगी थी। यह कुंठा समय असमय झल्लाहट बनकर उनके सीने से निकल पड़ती। मामा जी के पोते के मुंडन संस्कार के समय ऐसा ही वाकया हुआ था। इकलौती बहन होने के कारण माँ जी और संग में पिताजी को समारोह में जल्दी पहुंचना था। तय हुआ कि मैं नीरज के ऑफिस से आने के बाद उनके संग पहुंचूंगी। पोते से स्वाभाविक जुड़ाव के कारण माँ जी ने हर्ष से अपने संग चलने का आग्रह किया, लेकिन उसने यह कहकर इनकार कर दिया कि वह अपनी मम्मी के संग आएगा। बस माँ जी का दबा हुआ आक्रोश फूट पड़ा। हाँ हाँ, मम्मी के संग ही आना, मामाज बॉय जो ठहरा। मैं तुरंत समझ गई कि मेरा तीर मुझ पर ही चलाया जा रहा है। मैं कहाँ पीछे हटने वाली थी। मैंने तुरंत हर्ष को अपने सीने से चिपका लिया और कहा, ठीक है, माँ का लाडला माँ के साथ ही आएगा, आप जाइए। मेरी इस हरकत से माँ जी और चिढ़ गई और बोली, पर कल को इसकी बहू को यह माँ बेटी का लाड़ प्यार पसंद नहीं आया तो? माँ जी, मैं उन माँओं में से नहीं हूँ जो बेटे की शादी के बाद भी उसे अपने पल्लू से बांधे रखती हैं। शादी के बाद हर्ष की अपनी गृहस्थी होगी, जिसे वह सब निर्णय या फिर अपनी बीवी के परामर्श से चलाएगा। मैं एक आदर्श माँ की तरह उनमें कदापि हस्तक्षेप नहीं करूंगी। पिताजी ऑटो ले आए थे, इसलिए हम सास बहू की तकरार वहीं समाप्त हो गई। माँ जी ने उस दिन के बाद अपना मुंह पूरी तरह सिल लिया था। घर की शांति के लिए नीरज ने भी चुप्पी साधना ही बेहतर समझा। पिताजी की तरह वे भी धीरे धीरे आत्म केंद्रित रहने लगे। हर समय ऑफिस की फाइलों में ली। सेवानिवृत्ति के बाद फाइलों का स्थान अखबार और पत्र पत्रिकाओं ने ले लिया। पिताजी का अब तक स्वर्गवास हो गया था। माँ जी उम्र के अंतिम पड़ाव पर थी। हर्ष युवा हो चला था और मैं प्रौढ़ा। अब मैं माँ जी की मनस्थिति समझने लगी थी। बेटे पर अपना एकाधिकार छिन जाने का भय मुझे भी कुछ कुछ सताने लगा था। माँ जी के प्रति आक्रोश सहानुभूति में बदल चुका था, पर मैं उसे व्यक्त करने में हिचकिचाती रही। और फिर बेटे के प्रति स्नेह का सागर दिल में समेटे ही एक दिन माँ जी भी इस लोक से विदा हो गई। आज घर में नववधु के आगमन के साथ ही माँ जी से जुड़ी समस्त यादें पुनर्जीवित हो उठी हैं। घर की शांति बनी रहे, इसके लिए माँ जी ने अंततः अपनी ममता के उफनते ज्वार को काबू में कर लिया था। मैं भी आज से हर्ष और उसकी गृहस्थी से जुड़े समस्त अधिकार नववधु मेघा को सौंपती हूँ। माँ जी के सम्मुख मैंने जो आदर्श माँ का दंभ भरा था, उसे हकीकत में परिवर्तित करके दिखाऊंगी, ताकि कल कोई और विद्रोहिणी नीरा ना पैदा हो जाए।
इस दृढ़ निश्चय से मेरे अशांत मन को गहरी शांति मिली और मैं शीघ्र ही नींद के आगोश में समा गई। आधी रात के बाद कानों में मम्मी जी की फुसफुसाहट सुन मैं चौंक कर उठ बैठी। नववधु मेघा अपने रात्रि परिवेश में ही मुझे उठाने का प्रयास कर रही थी। फुसफुसाहट इस बात का संकेत थी कि उसे नीरज के उठ जाने का भय था। किसी अनिष्ट की आशंका से मैं कांप उठी। कहीं प्रथम यामिनी में ही हर्ष ने मम्मा के प्रति लाड़ जताते हुए कुछ ऐसी वैसी बात तो नहीं कह दी कि मियाँ बीवी लड़ बैठे और मेघा उसे बुलाने आ गई। मेरी घबराहट भांपकर मेघा फिर फुसफुसाई, हर्ष की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आपको बुला रहे हैं। मैं नंगे पांव बिना शॉल लपेटे ही मेघा के पीछे बोली, हर्ष बेटे क्या हुआ? घबराओ नहीं माँ, शादी में इतने दिन उल्टा सीधा खा लेने से पेट गड़बड़ा गया है, 5-5 दस्त हो चुके हैं। मैंने सोचा आपसे दही हल्दी बनवा कर खा लूंगा तो तबीयत संभल जाएगी। मैं अभी बनाकर लाई, कहकर मैं उल्टे पांव रसोई की ओर जाने लगी। तभी मुझे अपने कुछ समय पूर्व किए गए निश्चय की बात याद आ गई और मैं वहीं ठिठक कर रुक गई। इतिहास अपने को दोहरा रहा है। यदि हर्ष इसी तरह अपने हर काम के लिए मुझे बुलाता रहा तो कोई आश्चर्य नहीं कि कल मेघा भी उसे मामाज बॉय की उपाधि दे दे, जो मैं कदापि नहीं चाहती थी। मुझे आज पहले दिन से ही हर्ष की देखभाल की संपूर्ण बागडोर मेघा को सौंप देनी चाहिए। यह सोचकर मैं वापस मुड़ी। क्या हुआ माँ? बेटा इतने से काम के लिए तुमने मुझे क्यों बुलवाया? अब तुम्हारी सार संभाल के लिए मेघा तुम्हारे पास है। तुम्हें इसे सौंपकर मैं बिल्कुल निश्चिंत हो चुकी हूँ। अब तुम अपनी जरूरत उसे बताया करो। जी मम्मी जी, मैंने इनसे कहा भी था कि मैं बना लाती हूँ। मेघा स्वयं को दोषी मानकर बौखला उठी थी। मेघा को अभी घर की ज्यादा जानकारी नहीं है, फिर उसे सही मात्रा भी नहीं पता होगी। वैसे भी अपने कामों के लिए मैं आपके अलावा अभी किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। अपनी प्रशंसा सुन मैं फूल उठी और तुरंत रसोई की ओर लपकी। सधे हाथों ने पलक झपकते ही दवा तैयार कर ली और अगले ही क्षण मैं पुनः हर्ष के दरवाजे पर थी। लेकिन पर्दे के पीछे के वार्तालाप से मेरे उड़ान भरते पैरों को लकवा मार गया। आपने मुझे क्यों नहीं जाने दिया? क्या सचमुच आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? मेघा का रूठा स्वर सुनाई दिया। अरे मेरी जान, तुम बहुत भोली हो। इतनी ठंड में मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था। तुम कहाँ इतनी ठंड में रसोई में जाती और सामान ढूंढती? मम्मा को तो मेरा काम करने की आदत है और उन्हें इसमें आनंद भी आता है। मैं तो चाहता हूँ कि शादी के बाद भी वे मेरे सभी काम पूर्ववत करती रहें। तुम तो बस अपनी इस फूल सी काया की सार संभाल करो और मुझ पर अपना सारा प्यार लुटाओ। नॉटी बॉय। मेघा के स्वर के साथ ही दोनों की सम्मिलित शरारती हंसी सुनाई दी। मैं हाथ में कटोरी लिए किंकिर तवे मोड़ खड़ी थी। सोच रही थी, पीढ़ियों के अंतराल ने श्रवण कुमार को पहले मामाज बॉय बनाया, फिर नॉटी बॉय। अगला रूप जाने क्या होगा। हे भगवान, मुझे वह रूप दिखाने के लिए जिंदा मत रखना। बुदबुदाते हुए मैंने कसकर आंखें बंद कर ली, मानो ऐसा करके मैं वह भयावह रूप देखने से बच जाऊंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।